नमस्कार, डीजीआना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जनजातीय गौरव दिवस कल मनाया गया। इसमें जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया गया। कल प्रधानमंत्री प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आए थे और वे इस समारोह में जनजातीय वेशभूषा में ही नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिवराज सरकार की आदिवासी समाज के लिए कई योजनाओं से जनजातीय समाज को अवगत कराया। साथ ही जनजातीय समुदाय पर जो छोटे केस दर्ज हैं उन्हें सरकार वापस लेगी, ऐसी भी घोषणा की है। और घर घर राशन देने की जो सरकार की योजना है उसका भी अब शुरुआत होगी। साथ ही भू आवासीय अधिकार के तहत आदिवासियों को भूखंड भी दिए जाएंगे। इन सब का ऐलान सीएम शिवराज अब कर भी चुके हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के मामले में भी जनजातीय समाज के लोगों से पढ़े लिखे लोगों को प्रेरणा लेने की सलाह तक दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी मध्य प्रदेश के लिए भी सौगात दी है। मध्य प्रदेश में उन्होंने ट्रेनों की शुरुआत की है, नई ट्रेनों की शुरुआत की है। और भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी रानी कमलापति के नाम पर किया है। और क्या कुछ खास रहा कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए, जनजातीय समाज के लिए, इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी और उनके साथ उमेश शर्मा जी जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राहुल जी, कल का दिन बेहद खास था जनजातीय समाज के लिए और साथ ही प्रधानमंत्री ने कल ये कह भी दिया कि हर साल इसे बड़े स्तर पर ही मनाया जाएगा। कल जो बिरसा मुंडा की जयंती थी, यह जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाएगी। काफी कुछ सौगातें भी जनजातीय समाज को मिली हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? देखिए दीप्ति, न केवल प्रदेश सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के जनजातीय और आदिवासी समाज के लिए काफ़ी बड़ा दिन था जब भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में एक साथ मनाया गया और काफ़ी उत्साहपूर्वक ये पूरा आयोजन किया गया। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस पूरे अभियान को लीड किया, ये कहें कि जो जनजातीय गौरव दिवस की जो एक कल्पना सरकार के द्वारा की गई थी उसको प्रधानमंत्री ने भोपाल में जम्बूरी मैदान में जो एक बड़ा कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम हुआ, उसके जरिए उन्होंने साकार किया और ये घोषणा भी की कि अब से हर साल ये जो दिवस है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पहला मौका रहा दीप्ति जब इस तरह का कोई आयोजन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इतने सालों बाद जनजातीय जो समूह है, आदिवासी जो वर्ग है, उनके लिए अभी तक कोई इस तरह का आयोजन नहीं किया गया है। और ऐसे में अब से हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जो बिरसा मुंडा हैं, जिनको जनजातीय और आदिवासी समूह जो है भगवान का मानते हैं, उनके जयंती के मौके पर ये पूरा आयोजन किया जाएगा। ये पूरे आयोजन में जिस तरह से प्रदेश सरकार ने मेहनत की थी, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेहनत की थी और यही परिणाम रहा है कि काफ़ी सफल ये पूरा आयोजन भोपाल में रहा। इस पूरे आयोजन का में क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकल कर आया, क्या इसके आउटकम रहे, इस पर हम बात करेंगे। दीप्ति, हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। ये जो पूरा आयोजन हुआ है इसका आउटकम क्या मानते हैं आप? इसका निकाल अगर हम बने परिणाम बोले तो क्या मानते हैं आप इसको? राहुल जी, एक तो मैं डिजियाना मध्य प्रदेश को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से संवाद करने का और हमारे प्रदेश के और विशेषकर इंदौर संभाग के जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, जनजाति समाज के बंधुवर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कल सहभागिता करी है, तो उनको नतमस्तक भाव से प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आपका और पूरे चैनल का धन्यवाद करता हूं। अब जो दूसरा आपका मूल प्रश्न था राहुल जी, ये जो कार्यक्रम था या ये जो आयोजन था, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान में शामिल मूलाधार वाला विषय है। मुझे लग रहा है कि आदिवासी समाज और जनजाति समाज का जो विस्मृत गौरव है और लगभग 200 साल से ज़्यादा समय से जब इतिहास का लेखन हो रहा है, मुगलों के समय जिस समय इतिहास लिखा गया या कालांतर में अंग्रेजों के समय इतिहास लिखा गया, तो आदिवासी और जनजाति बंधुओं का जो गौरव था उस गौरव से उनको वंचित करा गया है। मुगलों ने इतिहास का दुर्विलेखन करा और जनजाति समाज के वीर नायकों की भूमिका का ठीक ढंग से चित्रण नहीं करा, निरूपण नहीं करा, ये समझ में आता है। अंग्रेजों ने ऐसा करा, ये समझ में आता है कि अंग्रेज आदिवासी और जनजाति समाज के वीर नायकों, बंधु बहनों के योगदान का उल्लेख करना नहीं चाहते थे।
पर दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब इतिहास का लेखन करा गया तो कांग्रेस की सरकारों के वित्त पोषित वामपंथी इतिहासकारों ने जिस प्रकार का इतिहास का दुर्विलेखन करा गया, उसमें भी जनजाति समाज के नायकों का, जनजाति समाज के गौरवों का, जनजाति समाज के जो हमारे बंधु बहन है उनके योगदान का कहीं भी उल्लेख नहीं करा गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारा जो स्थापना काल है 6 अप्रैल 80 का जब हमारा रूपांतरण हुआ तब से, और 21 अक्टूबर 1951 में विजयादशमी पर जब जनसंघ बना तब से यह हमारी वैचारिक अधिष्ठान में शामिल है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि समाज में गैर बराबरी का जीवन जीने वाला वंचित वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो या दलित हो या अन्य कोई समाज हो, ये गैर बराबरी का भाव समाज में समाप्त होना चाहिए। ये सकल समाज जो है वो एक का बराबर के स्थान के साथ देश के निर्माण में योगदान करना चाहिए। और जनजाति बंधुओं का तो मुझे लग रहा है कि पूरा कालखंड हमारे जब पौराणिक संदर्भों से अगर हम बात, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर जनजाति बंधु नहीं होते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते, वो केवल राजकुमार राम बनकर रह जाते। तो वनवासी समाज का समाज की मुख्य धारा में योगदान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान चिरंतर काल से है, पर उनके साथ न्याय नहीं करा गया। तो मुझे लग रहा है कि आज के पहले आप बताइए राहुल जी की आज बिरसा मुंडा जी के बारे में चर्चा हो रही है। आज के पहले मैं स्वयं के बारे में कहता हूं कि बहुत थोड़ा बहुत संदर्भ मालूम था। किसको मालूम था कि रानी कमलापति जो है वो अंतिम हिंदू शासिका थी, गौड़ साम्राज्य की शासिका थी। किसको मालूम था कि खाजिया नाइक कौन है? अमरू भोई के बारे में कौन जानता है? किसको गाड़दुंग मंडला की दुर्गावती जी के बारे में तो फिर भी संदर्भ मिलते हैं। अवंतीबाई लोधी के बारे में चर्चा चल रही है, बिरसा मुंडा की चर्चा हुई है, टंट्या मामा भील पूजे जा रहे हैं, भीमा नायक के इतिहास को लोग पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, रघुनाथ शाह शंकर शाह के इतिहास को लोग खोजने लगे। तो कहीं ना कहीं ये 5, 7, 8 नाम जो है, इसके अलावा भी लाखों की संख्या में जनजाति और आदिवासी समाज के बंधुओं ने इस भारत के सांस्कृतिक अधिष्ठान की निर्मिती करी है। इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अक्षुण्ण रखा है। जल जंगल जमीन उसके साथ अपनी संस्कृति का रक्षण करा है। और बिरसा मुंडा भगवान की जयंती 15 नवंबर को थी, धरती का आब उनको कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश की जो सरकार के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश भर के अंदर यह कहा है कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है कि इस आयोजन से एक वैचारिक बहस देश में छिड़ी है। देश के अंदर एक वातावरण का निर्माण हुआ है। जनजातीय समाज में इतने गौरवशाली विभूति पुरुष हुए हैं, ऐसे वीर नायक हुए हैं। इस देश पर, इस भारतवर्ष पर, इस राष्ट्र पर जनजातीय समाज का ऋण चढ़ा हुआ है। उस ऋण को उतारने का कभी प्रयास नहीं करा गया है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में और शिवराज जी की अगुवाई में जिस प्रकार का कल ये आयोजन करा है, तो उस दिशा में ये एक कदम है। हम समाज का ये जो गौरवशाली हमारा एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, उनके प्रति नतमस्तक भाव से प्रणाम करने के लिए आयोजन था। उमेश जी, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी इस पूरे कार्यक्रम में, आपको लगता है कि एक बड़ा और एक पॉजिटिव मैसेज आदिवासी और जनजाति वर्ग के में गया है इसको लेके? केवल आदिवासी जनजाति समाज में मैसेज नहीं गया राहुल जी, ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में गया है, समाज के हर हिस्से में गया है। पूरा समाज जो है आज आदिवासी और जनजाति समाज का जो हमारा अभिन्न हिस्सा है इस भारतवर्ष का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, तो उसके प्रति एक सम्मान का भाव पूरे भारतवर्ष में जागा है। पहले भी था पर उसमें बढ़ोतरी हुई है। लोग कल मुझे लगा कि कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं था, कोई समाचार पत्र ऐसा नहीं था कि जिसके माध्यम से जनजाति के नायकों का गौरव गुणगान नहीं करा गया। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है, इस पहल के कारण समाज के अंदर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है। और राहुल जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम चूंकि राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम कोई भी काम करेंगे तो हम पर सतही रूप से ये आरोप चस्पा कर दिया जाएगा कि हम इसमें राजनीतिक लाभ हानि ढूंढ रहे हैं। हमारे लिए राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। हम तो भारत के विस्मृत, हमारा तो ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है कि भारत माता परम वैभव के शिखर पर स्थापित होना चाहिए। परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। हम भारत माता के परम वैभव की यात्रा पर निकले हुए वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, ये जो आयोजन है, ये आयोजन हमारे मूल अधिष्ठान में शामिल आयोजन है। तो इस आयोजन से हमको आनंद की प्राप्ति हुई है। चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कांग्रेस के मित्र आरोप लगाते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं,
अब कुछ नहीं मिला है तो दिग्विजय सिंह जी जो सबसे बड़े कव्वाल हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बड़ी शानदार कव्वाली कल गाई, प्रेस के माध्यम से गाई कि 13 करोड़ रुपए आदिवासी उपयोजनाओं का खर्चा कर दिया। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, अगर आदिवासियों के गौरव को याद दिलाने के लिए, आदिवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए, आदिवासियों की आजीविका के प्रबंधन के लिए, आदिवासियों के शिक्षा के उन्नयन के लिए, आदिवासियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर 13 करोड़ क्या 1300 करोड़ भी खर्च करना पड़ेंगे तो सरकार करेगी। और दिग्गी बाबू, जिस समय आप दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 726 करोड़ का बजट था मध्य प्रदेश का जनजाति कार्य विभाग का। शिवराज जी ने 8000 करोड़ का बजट कराए। तो आपके पेट के अंदर ये जो अपच की स्थिति बन रही है, आप इससे मुक्त रहिए। हम एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं और 8000 करोड़ का बजट है राहुल जी, पहली बार हुआ है। और एक आरोप कांग्रेस के मित्रों ने, एक तो दिग्विजय सिंह जी ने लगाया कि हमने 13 करोड़ रुपए उपयोजना का खर्चा कर दिया। दूसरा, हमारे वो बुजुर्ग नेता है 74 साल 8 महीने 14 दिन के माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने एक आरोप चस्पा करा कि ये जो है आदिवासियों को यहाँ पर लाकर इवेंट किया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी, अगर हमारा बस चले तो भारतीय जनता पार्टी तो समाज के इस वंचित तबके के लिए रेड कारपेट बिठाना चाहती है। हम तो चाहते हैं कि हाथी पर बैठाकर, पालकियों में बैठाकर ऐसे जनजाति गौरवों का यात्राएं निकाली जानी चाहिए। और हम केवल उनको वहां नहीं बुला रहे, फालिए फालिए मजरे टोले तक जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक इंदिरा आवास कुटीर का मकान आता था, वो भी सरपंच की लंगोटी में चिपक कर चला जाता था। राहुल जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय की क्षमता है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से फालिए मजरे और टोलों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। आदिवासी जनजाति समाज का बच्चा अगर उच्च शिक्षा लेने जाता है, तकनीकी शिक्षा में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, 25 लाख की फीस, 40 लाख की फीस कहां से भरेगा? 128 से ज्यादा बच्चों का तो केवल इंदौर संभाग से, मध्य प्रदेश से चयन कर विदेश में भी भेजा गया पढ़ने। और ऐसे बच्चों की संख्या 1500-1600 से भी ऊपर है कि जिनको 25 लाख से 40 लाख की मेडिकल की, इंजीनियरिंग की फीस दी गई है। दूरस्थ अंचल में रहने वाला अलीराजपुर का, जोबट का, कट्ठीवाड़ा का, झाबुआ का बच्चा अगर पढ़ने के लिए आता है, बड़वानी का बच्चा जनजाति समाज का पढ़ने के लिए आता है, तो उसके छात्रावास की फीस, उसके रहने के रूम का किराया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती है। उमेश जी, यहाँ पर मैं टोकना चाहूँगा कि ये जो पूरा आयोजन किया है, आपने इतनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं जनजातीय और आदिवासी लोगों के लिए, उसकी बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये पूरा आयोजन है, इसको विचार करने में, इसको आयोजित करने में काफ़ी समय लग गया? इतने साल, मतलब 18 साल से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ऐसे में ये आयोजन पहले होना था। राहुल जी, मैं थोड़ा सा आपकी बात को ठीक करना चाहूँगा। 18 साल विलंब नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने और इस भावना को विकसित करने में 200-250 साल का विलंब हुआ है। मुगलों के समय मैंने कहा था, उसको दोहराऊंगा नहीं, कि मुगलों के समय भी अन्याय हुआ है, अंग्रेजों के समय भी अन्याय हुआ है। और मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में जिस समय सनातन संस्कृति थी, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कितने भावपूर्ण ढंग से कहा था कि केवट की नाव चढ़ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जाते हैं, शबरी के झूठे बेर खाने जाते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को दोहराया है कि अगर जनजाति समाज नहीं होता तो राजकुमार राम बनकर, राम केवल राजकुमार के रूप में याद किए जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। वनवासी जीवन के दौरान मर्यादा का भाव राम के भीतर पैदा करने का गुण किसी ने दिया है तो वो दिया है हमारे जनजाति समाज के बंधुओं ने। मैंने पहले कहा कि बहुत लंबे समय से 150-200 साल का जो अभी हमारा ताजा इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम 1875 का जिस समय हुआ था, उस समय भी हमारे जनजाति के नायकों के साथ न्याय नहीं करा गया, उनका इतिहास में वो उल्लेख नहीं करा गया जो किया जाना चाहिए था। मुगलों के समय नहीं करा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो राय बराबर भी नहीं करा। तो कांग्रेस की जो सरकारें 60, 65, 70 सालों तक रही है, उन्होंने आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक बनाकर रखा, राजनीतिक उपकरण के रूप में उसका उपयोग करा। वो समाज शोषित रहे, पीड़ित रहे, उपेक्षित रहे, दो जून की रोटी को तरसता, तड़पता, बिलकता रहे, ये भाव कांग्रेस पार्टी का रहा। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, अब मैं समाप्त करता हूं राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से, पहली बार आदिवासी बंधुओं का सम्मेलन हो रहा है ऐसा नहीं है। हमारे जो सांस्कृतिक संगठन इस प्रकार के आयोजन करते रहे, आदिवासी जनजाति समाज की पंचायतें पहले भी मुख्यमंत्री जी बुलाते रहे, इसके पहले भी जनजाति के सम्मेलन होते रहे, तो यह पहली बार नहीं हो रहा है। पर इतने बड़े पैमाने पर और केवल जनजाति बंधुओं का ये विराट
जो महाकुंभ था, ये पहली बार हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा शंखनाद है जो देश जागरण का काम करेगा। आपने कांग्रेस की बात की, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी की बात की। उसमें कमलनाथ जी का एक ट्वीट ये भी आया था कि आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, लेकिन जनजाति और आदिवासी वर्ग के खिलाफ जो मामले हैं, एट्रोसिटीज़ के जो है, अत्याचार के जो मामले हैं, वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। ऐसे में प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं होता है जनजातीय गौरव दिवस मनाने का। मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी हमेशा नकारात्मक भावनाओं के ट्वीट करने में बहुत अव्वल रहते हैं। ये आंकड़े इसलिए बड़े हैं राहुल जी कि पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, थानों में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करी जाती थी। आदिवासी समाज का उत्पीड़ित बंधु या आदिवासी समाज की शोषण की शिकार बहनें या आदिवासी जनजाति परिवार जिस समय थाने में रिपोर्ट डलाने जाता था, उस थाने का थानेदार बाहर से ही रवाना कर देता था। तो अपराध पंजीबद्ध नहीं होते थे, धाराएं प्रकरण चूंकि पंजीबद्ध नहीं होते थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रकरणों में वृद्धि नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात की चिंता करी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल कार्रवाई करने में विश्वास करती है। अपराध घटित होना एक अलग तरह की मनोवृत्ति है राहुल जी। किसी भी अपराध को घटित होने के पहले रोका जा सकता है कानून के भय के माध्यम से। पर्याप्त कानून बनाए गए हैं, पर दो व्यक्ति आपस में साथ में बैठे हैं, एकाएक उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर दे, तो ये पहले से ज्ञात नहीं होता है। कोई बहन है किसी भी जाति वर्ग की हो, अगर उसके साथ बलात्कार का पहले से जानकारी मिल जाए तो वो बलात्कार की घटना घटित ही नहीं होगी। हर एक व्यक्ति के साथ एक अपराध सूचक यंत्र तो लगाया नहीं जा सकता है, पर इस प्रकार के अपराध जब भी संज्ञान में आते हैं सरकार तत्काल कार्रवाई करती है, प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता है, कठोर कार्रवाई करी जाती है। कमलनाथ जी को ये ट्वीट करने की फुर्सत तो मिलती है, रानी कमलापति का विस्मृत गौरव वापस मिला, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया। एक ट्वीट अगर कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल से हुआ कि कमलापति महारानी का विस्मृत गौरव स्वाभिमान वापस आने का धन्यवाद, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ना देते, शिवराज जी को धन्यवाद ना देते, जनजाति वर्ग के बंधुओं का तो अभिनंदन करते कि आपकी रानी गौंड चाची का, अंतिम हिंदू रानी का आज सम्मान हुआ है, ये नहीं करा है। और वहां गए बिरसा मुंडा जी का माल्यार्पण करने, क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ा, 500-700 लोग उनके कार्यक्रम में जुट नहीं पाए। उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके ट्विटर हैंडलों पर दाने डालने वाले कबूतर मुंडेर पे बैठे होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी कुंभ के पीछे की कुर्सियों के फोटो डाल रहे थे। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राजा बाबू आंखों में जबलपुर में मोतियाबिंद हो गया था कि रतौंदी हो गई थी, वहां की भी तो कुर्सियां जरा डाल देते। कुल जमा 2000 कुर्सी में आप वहां पर 500 तशरीफ नहीं टिकवा पाए, ले जाकर 1500 कुर्सियां तशरीफ के अभाव में खाली पड़ी रही, और यहाँ 2-2.5 लाख लोगों की उपस्थिति में 550 कुर्सियों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य यही है कि वो दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने में इतने आनंदित होती है कि अपने घर के सुराख उनको पता नहीं पड़ते। राहुल जी, उमेश जी, आपने रानी जी राहुल जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बात की उमेश जी से, आपने यह सवाल किया कि जो कमलनाथ जी का ट्वीट था उस पर सबसे ज्यादा जो प्रकरण दर्ज है आदिवासी समाज पे वो मध्य प्रदेश में ही है। कल यह घोषणा भी हुई है कि जनजातीय समुदाय पर दर्ज छोटे मुकदमे वापस सरकार लेगी। प्रकरण जल्द सुलझाने के बजाय वापस मुकदमे सरकार द्वारा लेने का ऐलान जो किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा जाहिर हुई है? उमेश जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि कल जो आयोजन हुआ उसमें घोषणा की गई है कि जनजातीय वर्ग के आदिवासियों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, उसको सरकार वापस लेगी। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित थे या फिर दुर्भावना से प्रेरित थे ये मुकदमे? नहीं, राजनीति से भी प्रेरित नहीं है, दुर्भावना से भी प्रेरित नहीं है। आदिवासी और जनजाति समाज जो है वो मूलतः भोला होता है और अपने स्वाभिमान के प्रति बहुत जागरूक होता है। उनके भीतर एक तात्कालिक आवेश होता है। बहुत परिश्रमी और बहुत ईमानदार हिस्सा है ये हिंदू समाज का, तो स्वभाव से वो भोले होते हैं और उनको अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की बहुत ज्यादा चिंता होती है। तात्कालिक रूप से, क्षणिक रूप से, आवेश में कई बार वो अपराध कर बैठते हैं। अब कानून की जो गलियां हैं, उन कानून की गलियों में आने जाने के अंदर जो खर्च लगता है उसको वहन करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। आप राहुल जी आश्चर्य करेंगे, मैं तो मेरे जीवन में कम से कम 24, 25, 26 बार दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद से जेल होकर आया हूं जब समय उनकी सरकार थी, और 10-10, 15-15 दिनों तक मैंने जेल के टुकड़े दिग्विजय सिंह जी की मेहरबानी से खाए हैं जिस समय उनके खिलाफ आंदोलन करता था। तो जेल में एक व्यवस्था होती है, सीओ होता है और
तो वो सब आदिवासी समाज के बंधु होते थे। मैं उनके साथ गपशप करा करता था और बातचीत करा करता था। आप यकीन नहीं मारेंगे, अनेकों आदिवासी बंधु तो 12-12, 13-13 साल तक केवल इसीलिए जेल के अंदर पड़े हैं कि उन्होंने गुस्से में आकर किसी को कुल्हाड़ी मार दी थी। 307 का मुकदमा लग गया, ठीक ढंग से मुकदमा लड़ नहीं पाए तो उनको सजा हो गई, तो 7 साल से जेल में है। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 साल से जेल में केवल इसलिए कि पति पत्नी आपस में आवेश में लड़ पड़े, पत्नी ने रिपोर्ट डला दिया। पत्नी चाहती है कि पति जेल से छूट जाए, पर न जमानत करवाने का पैसा था, न वकील खड़ा करने का पैसा था। तो मुझे लग रहा है कि 80%, 90%, क्योंकि आदिवासियों के पास कोई बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती कि जायदाद के झगड़े होंगे, संपत्ति के झगड़े बहुत कम होते हैं। आदिवासी बंधुओं के जो झगड़े होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, वो उनके स्वाभिमान से जुड़े होते हैं। तो कोई बहुत बड़ी संपदा की लड़ाई नहीं होती है। आदिवासी समाज बेईमान नहीं होता है, कभी रिश्वतखोरी का कोई आरोप उन पर नहीं लगता, क्योंकि उनको अवसर ही नहीं दिया कि इस तरह की नौकरियों में जा पाए। आदिवासी समाज भ्रष्ट नहीं होता है। तो आदिवासी समाज के ऊपर इस तरह के कोई चोरी का या इस तरह के तो लगते नहीं है। हाँ, ये है कि जिस समय स्थिति भयावह होती है और पलायन की नौबत होती है तो कभी कभार इस तरह के अनमयस्क कर देने वाले प्रकरण भी उन पर दर्ज होते हैं कि कटिंग का मुकदमा हो जाता है। पर सरकार ने यह तय करा है कि गुणदोष के आधार पर विचार करके जो लंबे समय से जेलों में पड़े हुए हैं, जिन पर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं या जिनके पास कानूनी सहायता प्राप्त करने के संसाधन नहीं है, ऐसे सभी आदिवासी वर्ग के बंधुओं के जो मुकदमे हैं वो विधिक अभिमत के आधार पर मध्य प्रदेश का जो गृह विभाग है उसके गृह सचिव की अनुशंसा पर वापस किए जाएंगे। उमेश भैया, ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ था इसके साथ में ही प्रदेश को रेल के मामले में कई सौगातें मिली हैं। अगर हम खास तौर से इंदौर की अगर बात करें तो उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावती खंड जो है उसका गेज परिवर्तन हुआ है, उसका विद्युतीकरण हुआ है। ये जो ट्रैक है वो उज्जैन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रहेगा और इसके अलावा कई बड़ी रूट की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ जा सकेंगी। इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन की एक सौगात जो है वो मिली है। पूरे जो सौगातें हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? साथ ही जो रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रखा गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि कितनी बड़ी सौगातें हैं ये मध्य प्रदेश के लिए? नहीं राहुल जी, चाहे रेल की सुविधा हो, सड़क मार्ग की सुविधा हो, आजीविकोपार्जन से साधन से जुड़े हुए विषय हो, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों बहुत गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ इस काम को कर रही है। और मेरा व्यक्तिगत मान्यता ऐसी है कि अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहता है कोई भी राष्ट्र, तो उसके यातायात और उसके परिवहन के साधन बहुत सुलभ होना चाहिए और आसानी से होना चाहिए। ये दुनिया एक गांव की तरह हो गई है राहुल जी, छोटे से गांव की तरह दुनिया हो गई है। तो यहाँ पर वही देश, वही राज्य उन्नति कर पाएगा कि जहाँ के यातायात के साधन सुचारू रूप से होंगे। जिन राज्यों की सड़कें अच्छी क्वालिटी की होंगी, उन्नत होंगी, जहाँ पर कनेक्टिविटी की सुविधा होगी, वहाँ पर उद्योग आएगा, वहाँ पर व्यापार आएगा। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इस बात को तय करता है कि बड़े उद्योग आए, बड़े व्यापार आए। और रेलवे तो चूंकि मुझे लगता है कि यातायात की दृष्टि से भी, चाहे सवारियों को ढोने का मामला हो या माल परिवहन का हो, तो रेल की तो मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष की अगर आर्थिक रीढ़ कोई है तो रेलवे है। तो मध्य प्रदेश में रेलवे की सुविधाओं का विस्तार हो, जैसे ये इंदौर उज्जैन की डेमो ट्रेन को चलाया गया, तो इंदौर उज्जैन भी मुझे लग रहा है कि सने शनि मुझे लगता है कि आज हम जब बैठे हैं, हम हो ना हो 15, 20, 25 साल बाद ऐसा भी होगा कि एक बड़ा बृहद महानगर का स्वरूप हो जाएगा। तो वहाँ खंडवा से शुरू होकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर सब इंदौर में समा जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि मैं वो भी कल्पना कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा महानगर मुंबई की भांति हो जाएगा इंदौर। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारे साधन जो जुटाए जा रहे हैं, ये आज की तात्कालिक आवश्यकता तो है, पर एक भविष्य का जो खाका प्रदेश का होना चाहिए, उस भविष्य के अधोसंरचना विकास को लेकर भी राज्य की सरकार बहुत गंभीर है और बहुत प्रतिबद्ध है और उस दिशा में काम कर रही। एक तो ये आपका मूल प्रश्न। फिर राहुल जी, एक आपने पूरक प्रश्न करा था कि कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम करा गया। राहुल जी, एक बात समझ लीजिए, गौंड शासिका थी रानी कमलापति और वो 7वीं पत्नी थी उनके पतिदेव की, और बहादुर रानी थी। अब क्या हुआ कि कालांतर में जिस समय उनके राज्य के अंदर आपस में गड़बड़ियां हुई हैं, वो इतिहास कल से सबने पढ़ा है। तो जो सुपारी लेकर काम किया करते थे, अफगान का गुंडा आया हुआ था और उस अफगान के गुंडे मोहम्मद को सुपारी लेकर रानी ने कहा कि आप हमारी तरफ से युद्ध को लड़िए, और सुपारी लेके पैसा लेकर उसने युद्ध को लड़ा। और उस युद्ध को लड़ने के बाद उसके मन में बदनीति आई, और बदनीति में वो बलात् रूप से महारानी से शादी भी करना चाहता था और उसका राज्य भी छीनना चाहता था। अब महारानी ने चूंकि गौंड शासिका थी, मैंने कहा है कि आदिवासी और जनजाति समाज जो है वो अपने
आन, इज्जत और स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकता है। और रानी ने अपनी अस्मत बचाने के लिए जलजोहर कर लिया। उनके बेटे जो है वो लाल घाटी के मैदान में लड़ने गए, भोपाल में रक्त रंजित अवस्था में हताहत हुए, मार डाले गए, बलिदान हुआ उनका। और इतना खून वहां पर गड़ा कि उस मोहम्मद अफगान से लड़ने में कि उस घाटी का नाम लाल घाटी कर दिया गया। और बाद में जब ये मोहम्मद अफगान नहीं रहा तो रानी गौंड शासिका का जब समाप्त हो गया राज्य, तो लुटेरों ने और आक्रांताओं ने जो भारत के साथ कराए वही भोपाल के साथ हुआ है। नवाबों का शासन आ गया। तो नवाब कोई बहुत बड़े बहादुर थे ऐसा तो था नहीं। ये नवाबों ने तो रानी की जमीन छीनी थी, भोपाल पूरा रानी का था, गौंड शासिका का था। तो ये जो पूरी जमीन को छीन लिया गया, उस जमीन में से अपने अपने जैसे सामंत प्रथा होती है, ये मोहम्मद अफगान ने अपने अपने लोगों को बांटी। ये हबीब जो था जिसके नाम पे रेलवे स्टेशन था, इसके बाप का बाप जो था, इसके बाप के बाप के बाप को वो मोहम्मद अफगान दे के गया था। तो अब ये 3 पीढ़ी से लुटेरे जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। अब ये इनके बाप दादाओं की कमाई हुई जमीन थोड़ी है, तो छीनी हुई जमीन। ये बार बार कहते हैं कांग्रेस के मित्र, वो आरिफ मसूद कहता है कि वो हबीब ने दी थी, वो दान में दी थी। उसके बाप की जमीन थी कि हबीब गुंडे की जो दान में दी थी? हिंदू शासिका से छीनी हुई जमीन थी वो। तो हिंदू शासिका से छीनी हुई जमीन थी। कालांतर में वो जमीन जब जिस समय विलीकरण हुआ, सारी रियासतों को विलय कर दिया गया। उसके बाद विलयीकरण के बाद सारी जो राज्य सत्ताएं थी वो समाप्त हो गई, वो भारत सरकार की संपत्ति हो गई। भोपाल भी भारत सरकार का हो गया। अब हबीब मियां ने दे दिया तो ठीक है, दे दिया। बहुत दिन तक तुम्हारे हबीब के नाम के आगे गंज की पूंछ लग के रेलवे स्टेशन पे लटकी रही। तो अब वो विषय समाप्त हो गया है। अब जो मूल शासिका थी उसको उसका हक लौटा दिया गया है। अब महारानी कमलापति के नाम पर वो रेलवे स्टेशन जाना जाएगा और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, देश का दूसरे नंबर का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करते हैं। दीप्ति, आपका कोई प्रश्न है उमेश जी से? जी, सभी प्रश्नों के जवाब उमेश जी दे चुके हैं जी। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी, और उनके साथ उमेश शर्मा जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, और उन्होंने इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी हमसे साझा की। और जो वैचारिक मतभेद जो उठ रहे हैं विपक्ष में, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हम आपको बता दें कि कल बिरसा मुंडा की जयंती थी, जिस पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय समाज की वेशभूषा में ही शामिल हुए थे और उनकी कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को बहुत गौरव के साथ प्रदर्शित किया गया था। इस दौरान बहुत सारी सौगातें भी जनजातीय समाज को मिली। यहाँ पर जनजातीय समुदाय में जो छोटे दर्जे के मुकदमे थे उसे सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही घर घर राशन देने की सुविधा मुहैया कराएगी। भू आवासीय अधिकार के तहत आदिवासियों को भूखंड दिए जाएंगे। इस तरह के ऐलान भी जनजातीय समाज के लिए किए गए हैं और इस पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका ऐलान क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। टीकाकरण के मामले में भी जनजातीय समाज काफ़ी अव्वल है और काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़े लिखे लोगों को भी सलाह दी है कि जनजातीय समाज से सीख लें और टीकाकरण के महत्व को समझें और टीकाकरण लगवाएं। साथ ही मध्य प्रदेश के लिए भी प्रधानमंत्री ने सौगात दी है नई ट्रेनों की। यहाँ पर भी नई ट्रेनों की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। जनजातीय समाज को भी कई सौगातें मिली है। हालांकि अब बात आती है कि विपक्ष लगातार इतने बड़े स्तर के आयोजन पर लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। कमलनाथ का ट्वीट आया है और ऐसा कहा गया है शिवराज सिंह द्वारा कि दोनों जो सीएम थे, पूर्व सीएम थे, वह कोर्ट जाने की तैयारी में है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। लेकिन विपक्ष के जो भी आरोप हैं वो इसी आधार पर हैं कि पूरे देश में आदिवासी समाज को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार आगामी चुनाव को देखते। लेकिन ये कितनी सच है बातें या कितनी गलत हैं, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।